नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे इंग्लिश में भी नीचे दे रखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। साथियों, इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, इसके नीति निर्माता कौन थे और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, साथ ही इससे संबंधित जो मुख्य प्रावधान हैं और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और वर्तमान में इसमें कौन कौन सी कमियां नज़र आती हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या देखने को मिलती है और ग्रामीण जनसंख्या रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही है। केंद्र सरकार ने इस पलायन को रोकने और ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा एक अधिनियम बनाया, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा गया है। तो साथियों, ये इसकी पृष्ठभूमि थी, आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग इसके नीति निर्माता यानी वस्तुकार और शुरुआत तथा इसका वर्तमान नाम कैसे पड़ा उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके नीति निर्माता कौन है। इस परियोजना का नीति निर्माता बेल्जियम में जन्मे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्यरत अर्थशास्त्री जयाद्रेंज को माना जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं इसके वस्तुकार या नीति निर्माता। अब इसकी शुरुआत देखते हैं। इसकी शुरुआत 2 फरवरी, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुई। अब इसका वर्तमान नाम कब पड़ा ये भी हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी की जयंती पर यानी 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना के नाम में परिवर्तन करके इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है इसका वर्तमान नाम। कुछ स्रोतों में ये जो डेट है 2 अक्टूबर 2009 की जगह 2 अक्टूबर 2010 भी दे रखा है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये नीति निर्माता, शुरुआत और वर्तमान नाम से संबंधित कुछ बातें थी, आपको याद रखनी है। अब हम लोग मनरेगा से संबंधित जो योग्यताएं हैं यानी इसमें कार्य करने के लिए आपको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए उनको देखते हैं। तो मनरेगा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं, जिनमें पहली है मनरेगा लाभ लेने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, काम चाहने वाले ने आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तीसरी, मनरेगा आवेदक एक स्थानीय घराने का हिस्सा होना चाहिए यानी स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ आवेदन किया जाना चाहिए। चौथी जो अंतिम शर्त है, आवेदक को अकुशल श्रम के लिए स्वयंसेवक होना चाहिए। तो ये मनरेगा से जुड़ी कुछ योग्यता की शर्तें थी, आपको याद रखनी है। अब हम लोग इसमें जॉब कार्ड एक चर्चित नाम आता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहला पॉइंट जानते हैं जॉब कार्ड में। मनरेगा जॉब कार्ड या मनरेगा में प्राथमिक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति की पहचान करता है जो इस योजना के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ रजिस्टर्ड है यानी पंजीकृत है। दूसरा, एक पहचान पत्र यानी जॉब कार्ड होने के नाते इसमें मनरेगा रजिस्टर्ड व्यक्ति जैसे नाम, नरेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, घर में आवेदकों की जानकारी इत्यादि की जानकारी होती है और यह श्रमिक के अधिकारों के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा,
मनरेगा जॉब कार्ड ग्रामीण परिवारों में व्यक्तियों को उनके स्थानीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत में काम के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है यानी ट्रांसपेरेंसी लाता है, और श्रमिकों को संभावित धोखाधड़ी से भी बचाता है। मनरेगा जॉब कार्ड का उपयोग बैंक अकाउंट खोलने के लिए और बैंक और पोस्ट ऑफिस में केवाईसी को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप केवाईसी को भी जान लीजिए, ये क्या होता है केवाईसी। तो इसका फुल फॉर्म होता है नोन योर कस्टमर। इसको हिंदी में कहते हैं अपने ग्राहक को जानो। साथियों, ये मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी, आपको याद रखनी है। अब हम लोग जानते हैं कि मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, स्थानीय ग्राम पंचायत से मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन फार्म लिया जा सकता है या आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। वर्तमान में मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन प्रक्रिया ग्रामीण भारत में कम इंटरनेट उपयोग के कारण मुख्य रूप से पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है। दूसरा पॉइंट, हालांकि आधिकारिक मनरेगा वेबसाइट www.manrega.nic.in व्यक्तियों को मनरेगा जॉब कार्ड एप्लीकेशन फार्म को मुफ्त में डाउनलोड करने का विकल्प देती है। मनरेगा फार्म में प्रमुख जानकारी जो कि सादे कागज का उपयोग किए जाने पर भी शामिल होनी चाहिए। पहली है आवेदक की तस्वीर, दूसरी यानी भी घर से सभी मनरेगा जॉब कार्ड आवेदकों के नाम, आयु और लिंग, तीसरी यानी सी गांव का नाम, और चौथी डी ग्राम पंचायत का नाम, और पांचवी ई ब्लॉक का नाम, और छठी एफ आवेदक SC ST IAY LR के लाभार्थी हैं यानी बेनिफिशरी हैं या नहीं, इसकी जानकारी, और जी जो अंतिम है आवेदकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। अब इसमें तीसरा पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही इस तरह के राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। चौथा जो अंतिम बिंदु है, एक बार दस्तावेज जमा हो जाने के बाद आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। ये इसकी डेडलाइन है यानी 15 डेज। तो साथियों, ये मनरेगा जॉब कार्ड के आवेदन के लिए कुछ मुख्य बिंदु थे, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इसके उद्देश्यों को जानते हैं। तो उद्देश्यों में पहला पॉइंट है ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना यानी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना या इनहेंस करना। दूसरा उद्देश्य इसका ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन को रोकना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। तो ये इसके कुछ उद्देश्य से आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं उनको देखते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराए जाते हैं, जिससे प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। पहला है जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन। दूसरा, सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण। तीसरा, बाढ़ नियंत्रण। चौथा, भूमि विकास। पांचवा, विभिन्न तरह के आवास निर्माण। छठा, लघु सिंचाई। और सातवां है बागवानी। और आठवां, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण। और नवां जो अंतिम है, कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है। तो ये इससे संबंधित कुछ कार्य थे, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य प्रावधान हैं उनको देखते हैं। पहला प्रावधान है, इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। दूसरा, इस अधिनियम के तहत ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो के लिए 100 दिन का
गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके। तीसरा मुख्य प्रावधान है, इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए आपको ध्यान रखना है। चौथा, शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुई थी, लेकिन बाद में यानी अप्रैल 2008 से इसे देश के 614 जिलों में लागू किया गया। पाँचवा, इसमें महिलाओं की 33% भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रावधान छठा, योजना के तहत वित्त का केंद्र सरकार 75% हिस्सा और 25% हिस्सा राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कुछ विशिष्ट राज्य हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र या पूर्वोत्तर के राज्य, तो उनके लिए ये जो बजट का आवंटन है 90:10 का है, यानी 90% केंद्र और 10% राज्य। तो ये आपको याद रखना है, कुछ राज्यों में ये अनुपात 90:10 का भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सातवां, 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। आठवां, इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। नवां, कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान किया गया है। यानी अगर किसी को कार्य करने का जो स्थल है वो उसके घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर है, तो उसे 10% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसकी मजदूरी का। 10वां, कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 11वां, काम पाने का अधिकार यानी मनरेगा के तहत संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट। अगला प्रावधान 12वां, मनरेगा ग्रामीण गरीबों को संरक्षित करने की दिशा में प्रायोजित त्रिविधा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से एक है। 13वां जो अंतिम प्रावधान है, भारत के विभिन्न राज्यों में मनरेगा मजदूरी अलग अलग दी जाती है, जैसे 175 रुपये, 200 रुपये, 189 रुपये, 168 रुपये इत्यादि। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, आपको ये याद रखना है कि जो इसमें जो मजदूरी होती है वो फिक्स नहीं है, प्रत्येक राज्य इसे अलग अलग डिसाइड करता है। तो साथियों, ये इससे संबंधित कुछ मुख्य प्रावधान थे, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इससे जो होने वाले लाभ हैं उनको देखते हैं। पहला लाभ है, मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने परिवेश में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है। दूसरा, ग्रामीण भारत में रहने वालों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक समावेश। तीसरा, इससे ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 कार्य दिवस की रोजगार गारंटी दी है। 50 कार्य दिवस के व्यय का वहन स्वयं राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। पाँचवा, इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नकद भुगतान की व्यवस्था विशेष अनुमति लेकर भी की जा सकती है। अगला छठा लाभ है, इसमें भारत की खपत वृद्धि को चलाने के लिए गांव में खर्च करने की शक्ति में वृद्धि हुई है। सातवां, भारतीय गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार और निर्माण में वृद्धि। आठवां, कम उपयोग और अप्रयुक्त श्रम संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पा रहा है। नवां, ग्राम पंचायतों की शक्ति में वृद्धि। 10वां, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से होने वाली भूमि और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ लाभ थे, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इसकी कमियों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली इसमें कमी है, इस योजना की काफ़ी आलोचना भी हुई है और तर्क दिया गया है कि यह योजना भी गरीबी उन्मूलन की अन्य योजनाओं से अधिक प्रभावी नहीं है, जहां प्रमुख अपवाद राजस्थान है। दूसरा, वित्त की कमी देखने को मिलती है। तीसरी कमी,
बेहद कम मजदूरी, अभी हम लोगों ने देखा था कि 200, 175, 189 ऐसी मजदूरी दर थी। और चौथी कमी, मजदूरी भुगतान में देरी। पांचवी, मुआवजे के अधिकार का उल्लंघन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 15 दिन तक अगर कार्य नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, और कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान है। ऐसा बेसिकली प्रैक्टिकल रूप से नहीं होता है, तो ये उल्लंघन माना जाता है। छठा, एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि सार्वजनिक कार्य योजनाओं का अंतिम उत्पाद, जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास, वनीकरण, सिंचाई प्रणाली का प्रावधान, सड़क निर्माण या बाढ़ नियंत्रण, तो ये जो ऐसे उत्पाद हैं असुरक्षित हैं, जिन पर समाज के अमीर वर्ग कब्जा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मनरेगा के एक निगरानी अध्ययन में दिखाया गया कि इस योजना के तहत की जा रही गतिविधियां सभी गांवों में कमोबेश मानकीकृत हो गई थीं, जिसमें स्थानीय परामर्श नहीं के बराबर था। अगली कमी, सातवीं, आगे की चिंताओं में ये तथ्य शामिल है कि स्थानीय सरकार के भ्रष्टाचार के कारण समाज के कुछ खास वर्गों को बाहर रखा जाता है। ऐसा भी पाया गया है कि स्थानीय सरकारों ने काम में लगे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या से अधिक नौकरी कार्डों का दावा किया, ताकि आवश्यकता से अधिक फंड को हासिल किया जा सके, जिसे फिर स्थानीय अधिकारियों द्वारा गबन कर लिया जाता है, यानी हड़प लिया जाता है। जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए 50 रुपये तक की रिश्वत दी जाती है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं या कमियां थीं। अब हम लोग इससे जुड़े निष्कर्ष और इसके सुधार के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उनको देखते हैं। इस तरह देखा जाए तो मनरेगा के जरिए पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत हुई है। इस योजना के जरिए तीनों स्तर पर जिम्मेदारी भी बांटी गई है और काम भी। पंचायतों को विभिन्न तरह से विकास कार्य कराने के लिए किसी दूसरे मद से पैसे का इंतजाम नहीं करना पड़ रहा है, उन्हें भरपूर पैसा भी मिल रहा है और गांव में विकास भी हो रहा है। चूँकि ये योजना पूरी तरह से पंचायती राज पर केंद्रित है, इसलिए एक तरफ योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो सका, तो दूसरी तरफ पंचायती राज व्यवस्था को नया आयाम मिला है। लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ सुधार भी अपेक्षित हैं। जैसे नंबर 1, मनरेगा के लिए बजट में वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा, भुगतान को तीव्र किया जाना चाहिए। तीसरा, इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाना चाहिए। चौथा, इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो साथियों, ये मनरेगा से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखने हैं। तो इस सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।